हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम 5 ऐसे कॉमन प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो कभी न कभी आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम या तो फेस किया है या फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है। इसमें फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का मन तो होता है, लेकिन टेस्ट अटेम्प्ट करने से डर लगता है कि कहीं मेरे मार्क्स कम आए तो मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, मम्मी पापा की डांट पड़ेगी, टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती होगी। सेकंड प्रॉब्लम यह आता है कि जैसे ही वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, कभी कभी मॉक टेस्ट में एंजाइटी और टाइम प्रेशर की वजह से वो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के साथ तो ये भी होता है कि जैसे ही मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला या एनसीईआरटी का पॉइंट अप्लाई करना है वो माइंड में तो घूम रहा है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करते टाइम याद नहीं आ रहा है। थर्ड प्रॉब्लम यह आता है कि टेस्ट से पहले रिवीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फोर्थ प्रॉब्लम है कि टेस्ट से पहले मैं क्या करूं ताकि मेरे मॉक टेस्ट में नेगेटिव कम हो, मेरा स्कोर इंप्रूव हो, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़े। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हर नीट एस्पिरेंट का प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे ही आपके किसी मॉक टेस्ट में स्कोर कम होता है या नेगेटिव ज्यादा होते हैं तो आपके पेरेंट्स, गार्जियन, रिलेटिव, फ्रेंड्स या इवन टीचर्स भी ये बोलने लग जाते हैं कि आपके कोचिंग के मॉक टेस्ट में ही मार्क्स कम आ रहे हैं या नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं तो आप नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे करोगे, और इससे स्टूडेंट्स का मोरल डाउन होता है। तो ये प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी ना कभी आपको फेस करनी पड़ती है या करनी पड़ सकती है। तो आज के वीडियो में इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ना कि ओनली डिस्कस करेंगे बल्कि मैं आपको इनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखना है और फॉलो भी करना है। और आज की वीडियो का टाइटल है बेस्ट ऑफ बेस्ट, जिसको फॉलो करते हुए आप नीट एग्जाम में बेस्ट मार्क्स और बेस्ट रैंक के साथ जाएंगे अपने बेस्ट कॉलेज में, और वहां से बनेंगे एक बेस्ट डॉक्टर, हमारे देश की और समाज की करेंगे सेवा, मम्मी पापा का नाम करेंगे रोशन। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या था? डर, कि सर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का मन तो है लेकिन टेस्ट अटेम्प्ट करने से डर लगता है। लेकिन डर के आप मॉक टेस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक तो आपने कर लिया। कैसे? मम्मी या पापा एक बार मेरा है ना सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। अब आपको करने पड़ेंगे क्योंकि सभी कोचिंग्स का सिलेबस या तो कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है। अब आपके मेजर टेस्ट अटेम्प्ट होंगे, मेजर टेस्ट स्टार्ट होंगे, और मेजर टेस्ट जैसे ही स्टार्ट होंगे मम्मी पापा आपको बोलेंगे अब टेस्ट अटेम्प्ट करो, लेकिन आपको तो टेस्ट अटेम्प्ट करने से डर लगता है। तो इस डर को कैसे खत्म करना है? देखो भाई, डर चाहे किसी भी चीज का है, उसको खत्म करने का सबसे आसान मेथड ये होता है कि डर का आप सामना करें। जिस चीज का आपको फियर है, जब तक आप उसको फेस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, और उस फियर के मारे आप डरते रहेंगे, हमेशा भागते रहेंगे। तो सबसे पहले तो डर का क्या करना है? सामना करना है। सामना करने का मतलब क्या हुआ? आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, लेकिन वही बात, डर लगता ना। डर कैसे कम करना? देखो भाई, आपको ना जो कोचिंग का मॉक टेस्ट होता है वो टेस्ट अटेम्प्ट करने में डर लगता है, लेकिन अगर आप घर पे टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ना उससे आपको डर नहीं लगेगा। तो आपका काम क्या होगा? जैसे अभी मान लीजिए 20-25 दिन में आपके किसी हर कोचिंग के क्या हो जाएंगे? मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अभी बीवाइज क्लासेस का आपको पता होगा, बीट टेस्ट सीरीज जो है 25 फेब से उसका पहला क्लास 11 का मेजर टेस्ट आ रहा है। तो ऐसे ही अदर कोचिंग के भी स्टार्ट हो रहे होंगे। तो जैसे ये मेजर टेस्ट अटेम्प्ट स्टार्ट होंगे आपको अटेम्प्ट भी करने पड़ेंगे। तो इससे पहले डर ऐसे खत्म करना है कि आपको कम से कम 6 से 7 घर पे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, इन टेस्ट का आपको रिजल्ट किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इन टेस्ट के मार्क्स कितने हैं, नेगेटिव कितने किए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए, ये सब भी आपको शेयर नहीं करना है। लेकिन क्या करना है भाई? इन टेस्ट को आपको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये मानते हुए प्रैक्टिस करना है कि आप नीट एग्जाम ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी इसको आपको पूरा 3 आवर और 20 मिनट में अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने का मेथड क्या होगा वो मैं आपको बेस्ट 3 वाली वीडियो में बता चुका हूं। एक बार आप वो वीडियो देख लेना और उसके अकॉर्डिंग ही इन टेस्ट को आपको अच्छे से घर पे फॉलो अटेम्प्ट करना है। तो इससे होगा क्या? जैसे ही आप 6-7 टेस्ट घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे आपका डर खत्म होने लग जाएगा, और जैसे ही ये डर खत्म होगा ना फिर आप मेजर टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और मेजर टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, अच्छी रैंक आएगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे।
समझे? तो पहले घर पे जितना आपका मन करे 4, 5, 6, 7, 8, 10 मॉक टेस्ट एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लो। इसका स्कोर किसी को मत बताना, इवन आप मेरे को भी मत बताना, अपने दोस्त को मत बताना, मम्मी पापा को मत बताना, बस एक बार प्रैक्टिस कर लो ताकि हमारा डर खत्म हो जाए। तो पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया कि डर खत्म करना बहुत जरूरी है। सेकंड प्रॉब्लम हमारा क्या था कि भाई कभी एंजाइटी होती है या टाइम प्रेशर की वजह से या घबराहट की वजह से हमारे साथ क्या हो जाता है कि हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। ठीक, पढ़ा हुआ भूलना। ठीक, तो अब देखो क्या करना है, इसका बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहा हूं मैं आपको, कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की बात नहीं बता रहा। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि मॉक टेस्ट में क्वेश्चन करते टाइम आप पढ़ा हुआ भूल गए, तो उसके लिए आपको लॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। लॉन्ग ब्रीदिंग कब करना है? टेस्ट में जैसे ही आप टेस्ट अटेम्प्ट करने जाएंगे, टेस्ट से पहले 5-10 मिनट आप बैठे रहते हैं, उस टाइम आप लॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट के टाइम पे लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकते हैं क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, या जब आप ओएमआर फिलअप कर रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बोला था ना, बायो आपने सोल्व कर लिया, बायो की ओएमआर फिलअप करो, केमिस्ट्री सोल्व कर लिया, केमिस्ट्री की ओएमआर, फिजिक्स कर लिया, फिजिक्स की ओएमआर। तो जब ओएमआर फिलअप कर रहे होते हैं उस टाइम आपको कुछ भी नहीं करना होता। उस टाइम अगर आप लॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब पढ़ा हुआ अच्छे से याद आ जाएगा। आप एक बार लॉन्ग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करके देखो, आप जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं हमेशा पेपर में वो आपको याद रहेगा, और इससे हर टेस्ट के साथ 4-5 क्वेश्चन आपके सही होने लग जाएंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, लॉन्ग ब्रीदिंग से पढ़ा हुआ जो भूलते थे उसको भी याद रखना है। ठीक, अब लॉन्ग ब्रीदिंग का मतलब क्या है, वहां पे आपको बाबा रामदेव नहीं बनना है, आपको नॉर्मल जो आपका ब्रीथ है उससे थोड़ा सा लॉन्ग, उससे थोड़ा सा लेंथ उसका बढ़ा देना है। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4-5 क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए और हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, तो पूरा पेपर बच्चे बिगाड़ लेते हैं। तो इस केस में भी आपको क्या करना है, एक बार कॉपी पेन रख दो, बिल्कुल हाथ खुले, हाथ पैरों की उंगलियां खुली, आप ऐसे हिला सकते हो इनको। ठीक, हाथ पैर की उंगलियां हिलाएंगे तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम ठीक हो जाएगा। और दूसरा, आप लॉन्ग ब्रीदिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लॉन्ग ब्रीदिंग और 1-2 मिनट के रेस्ट से आपको काफी रिलैक्स मिल जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं, सर 2 मिनट पेपर में वेस्ट कर दी तो पेपर कैसे होगा? अरे भाई, पूरा पेपर एंजाइटी में सारा ही गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है 2 मिनट निकाल दे, अलग से 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, 180 की बजाय 178 कर लेंगे। लेकिन ये तो नहीं है कि नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करेंगे। इसलिए जब भी एंजाइटी हो पेपर में, 2 मिनट तो बहुत लंबा होता है, 30-40 सेकंड 60 सेकंड भी लॉन्ग ब्रीदिंग कर लेंगे ना, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक, तो लॉन्ग ब्रीदिंग इज द एंटीडोट फॉर एंजाइटी। जैसे ही एंजाइटी हो, पढ़ा हुआ भूल जाए, घबराहट होने लगे, टाइम प्रेशर फील होने लगे, तो लॉन्ग ब्रीदिंग ये एंटीडोट है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, थर्ड पॉइंट कि टेस्ट से पहले रिवीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो भाई, मैं तो हमेशा जो भी स्ट्रेटजी मेरी सुनते हैं जानते हैं, टेस्ट से पहले मैं रिवीजन के अगेंस्ट रहा हूं। ठीक, कभी भी टेस्ट से पहले रिवीजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट से पहले आप रिवीजन करके आए और आपके रिवीजन किए हुए में से आ गया, तो वो तो आपने जो कल पढ़ा था सोल्व कर दिया, जल्दी भी सोल्व हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। तो इससे पता नहीं चला ना कि आपको कब तक कितना याद रहता है। ठीक, तो इसलिए रिवीजन पहले ना करें। इससे एक प्रॉब्लम ये भी होती है, रिवीजन से आपके मार्क्स बढ़ने की बजाय घटते हैं। अब आप बोलेंगे सर आप तो उल्टी बात बोल रहे हो, रिवीजन से वो मेरे मार्क्स बढ़ते हैं। भाई, रिवीजन से मार्क्स आपके ऐसे घटते हैं, मान लीजिए आपके टेस्ट में 30 चैप्टर आ रहे हैं और आप इनमें से 16 चैप्टर का रिवीजन करके चले गए, तो इन 16 चैप्टर की एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद आ जाएगा, लेकिन इन 14 चैप्टर का कोई पॉइंट आपको ढंग से याद नहीं आएगा। इनमें तो आपने मार्क्स कर लिए, लेकिन इनमें नहीं हो पाएगा। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है जो रिवीजन करते हैं और उनको जाने अनजाने में पता भी नहीं चलता कि रिवीजन आपके लिए कितना खतरनाक है। हाँ, रिवीजन करो, रिवीजन टेस्ट से पहले कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको अगर रिवीजन करना है, हमेशा टेस्ट के बाद करो। आपसे जो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, आपसे जो फॉर्मूला आप भूल गए, एनसीईआरटी का कोई पॉइंट याद नहीं रहा, या कोई टॉपिक ऐसा जिसके क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे, उसको आपको टेस्ट के बाद प्रॉपर थ्योरी रिवाइज करना चाहिए। इवन आप उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आपको टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को बफर सॉल्यूशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक, तो आप टेस्ट के बाद बफर सॉल्यूशन पढ़ो, अच्छे से नोट्स को रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो, फिर उस पे 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो। इससे क्या हो जाएगा, बफर सॉल्यूशन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नेक्स्ट टाइम बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आएगा आपका सोल्व भी हो जाएगा। तो ये मेथड होता है, रिवीजन पहले नहीं, आपको एग्जाम के बाद में करना चाहिए। ठीक, और जो बच्चे ये चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री का रिवीजन अच्छे से कर सकूं, तो आपको बता दूं भाई, मैंने आपके लिए 75 डेज का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जो कोटा में जवाहर नगर में स्टार्ट हुआ है।
ठीक है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ा रहा हूं, अच्छे से आपको रिवीजन भी करा रहा हूं, और साथ में यहां पे मैं आपको एनसीईआरटी से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा असर्शन रीजन इस बार एग्जामिनर पूछ सकता है, कैसे एग्जामिनर मैच द कॉलम फ्रेम कर सकता है, ये सब मैं क्लास में ही कवर करा देता हूं। तो आप इस क्रैश कोर्स के सहारे अपनी केमिस्ट्री को ओनली 75 डेज में कोटा क्लासरूम में ऑफलाइन ज्वाइन करके अपना कंप्लीट रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स कोटा में नहीं है या ऑफलाइन कोटा में क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए ये कोर्स बीवाइज ऐप पे भी अवेलेबल है। और अभी ये कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 5 फेब से। ऑनलाइन में पहला लेक्चर कब से आएगा? 5 फेब से आएगा, और 20 अप्रैल से पहले मैं आपका पूरा कोर्स अच्छे से कवर करवा दूंगा। ठीक, तो इस कोर्स में को आप ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी इस पे डिस्काउंट भी अवेलेबल है। जैसे ही आप बीवाइज ऐप में जाएंगे तो इसका कोर्स का नाम है RBC 2.0। इसको ज्वाइन करने से पहले आप पेमेंट करते टाइम नीट 2024 प्रोमो कोड जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर मेरे को तो RBC 2.0 के साथ साथ बीवाइज क्लासेस की केमिस्ट्री केयर टेस्ट सीरीज चाहिए, कृष्णा बैच भी चाहिए, और इसके साथ बीट टेस्ट सीरीज भी चाहिए, वो RBC 2.0 पैकेज ज्वाइन करेंगे। ठीक, पैकेज पे भी आपके लिए डिस्काउंट अवेलेबल है, प्रोमो कोड सेम है नीट 2024। ठीक, तो ये आपका केमिस्ट्री के रिवीजन का सॉल्यूशन भी मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट, इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि टेस्ट से पहले मैं ऐसा क्या करूं ताकि मुझे एंजाइटी ना हो, या मतलब मेरे मार्क्स कम ना आए, नेगेटिव ना आए, और मेरा स्कोर अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो टेस्ट से पहले क्या करना चाहिए? देखो, टेस्ट से पहले कभी भी पढ़ो मत। इसका मतलब यह है कि थ्योरी मत पढ़ो, एनसीईआरटी मत पढ़ो। टेस्ट से पहले आप अपनी मिस्टेक्स को पढ़ो। भाई, मैंने आपको बेस्ट 5 की वीडियो में बताया था कि मॉक टेस्ट की मिस्टेक्स कैसे एनालिसिस करते हैं, नोट करते हैं, रिवाइज कैसे करते हैं, वो सब मैं बता चुका हूं। तो मिस्टेक की कॉपी उठाओ और टेस्ट से पहले सिर्फ और सिर्फ अपने लास्ट 2, 4, 5 जितने भी टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर रखे हैं उन टेस्ट की मिस्टेक्स का एनालिसिस करो। अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर मेरे इस बार क्लास 11 का टेस्ट हुआ, नेक्स्ट मेरा क्लास 12 का टेस्ट है, तो क्या मुझे क्लास 11 की मिस्टेक रिवाइज करनी चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली आपको क्लास 11 की मिस्टेक रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक्स जो होती है वो आपके नेचर में है, वो आपके बिहेवियर में है, वो आपकी हैबिट में है। तो मिस्टेक्स क्लास 11 में हुई है तो सिमिलर मिस्टेक आपसे 12 में भी हो सकती है। भले ही क्लास 12 का सिलेबस आ रहा है तो क्लास 11 के टेस्ट की मिस्टेक आपको रिवाइज करके आना चाहिए। तो टेस्ट से पहले क्या करेंगे? मिस्टेक रिवाइज करेंगे। इससे पहले एक काम और करें, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने देखा भाई, जो बच्चे एक बीवाइज का ये बीट टेस्ट सीरीज जो है ये ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, इस टेस्ट सीरीज के टेस्ट होता है बीवाइज का, जैसे इसका टाइमिंग ये है जो आपका नीट का 2 से 5:20, और ये इसका एक मॉर्निंग का भी टाइम हमने रखा है 10 to 1:20। ठीक, तो जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट में आते हैं इनका एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने देखा बच्चे भागते भागते आ रहे हैं 2:05 पे, 2:10 पे। यार एक बात बताओ, अब यहां पे आपकी आदत ये है कि लेट जाना है, तो क्या नीट एग्जाम में आप जल्दी जाएंगे? कभी भी नहीं जा पाएंगे, और जाएंगे तो हड़बड़ी में जाएंगे, देख लेना। तो अभी से ऐसी आदत डालो कि हम बीट नहीं, हम नीट का टेस्ट देने जा रहे हैं। वैसे भी जो आपका बीट का टेस्ट है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। बीट टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हुए सीवी कंसल एम्स दिल्ली गई है। ठीक, आप भी जा सकते हैं, वैसे भी बीट टेस्ट को फॉलो करके आप नीट को बीट कर सकते हैं। ठीक, तो इस टेस्ट को भी तो नीट की तरह अटेम्प्ट करना चाहिए। वहां पे आपको 1 घंटा पहले बैठाया जाएगा, तो आप क्या करें, मॉक टेस्ट से पहले 1 घंटा पहले आए, कोशिश करें कि 1 बजे आ जाए। 1 बजे नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, सर मैं 1 घंटा बैठ के क्या करूंगा, कोई बात नहीं, आप 1:30 बजे आ जाएं। आप 1:30 बजे नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, 1:40 पे आ जाए, लेकिन एटलीस्ट 15-20 मिनट पहले तो आके बैठ जाएं। जैसे ही आप आके बैठेंगे मैक्सिमम 5 मिनट में आप OMR फिलअप कर देंगे। इसके बाद आपको पता क्या करना है, इधर उधर देखना है, कौन कैसी ड्रेस पहन के आया है, कौन कैसा लग रहा आज, ये नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, उस टाइम पे लॉन्ग ब्रीदिंग करो, सिंपल लॉन्ग ब्रीदिंग। लॉन्ग ब्रीदिंग से क्या होता है, आप बायो के बच्चे हैं, इससे क्या है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ज्यादा जाएगी। अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में और ब्रेन में ज्यादा रहेगी, इससे हमारी एनर्जी ज्यादा रहेगी, हमारा फोकस ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, और ये सब चीजें ज्यादा होगी तो एग्जाम में अपने आप मार्क्स ज्यादा आएंगे। आप यार 8-10 टेस्ट में से पहले ये लॉन्ग ब्रीदिंग करके तो देखो, नहीं तो आते तो ऐसे ना कि एनसीईआरटी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना भाई, ये गलत हैबिट है।
टेस्ट से पहले नहीं पढ़ना है, टेस्ट से पहले लॉन्ग ब्रीदिंग करो आकर के 15-20 मिनट पहले बैठ जाओ, ठीक। और टेस्ट से पहले कभी भी रिवीजन मत करो, मिस्टेक्स जरूर देख के आओ, समझे कि नहीं समझे। फिर इसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, वो ये है कि जैसे ही मॉक टेस्ट में मार्क्स कम होते हैं, नेगेटिव ज्यादा होते हैं, पेरेंट्स बोलने लगते हैं। देखो, मैं ये बात पेरेंट्स को भी कहूंगा और आप अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं कि मॉक टेस्ट में, हर टेस्ट में बच्चे के मार्क्स सेम नहीं आएंगे, हर टेस्ट में बच्चे के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि टीचर भी कभी कभी क्या करता है, मॉक टेस्ट का लेवल बढ़ा देता है, और टेस्ट का लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली बच्चे का स्कोर घटेगा। तो ऐसे में पेरेंट्स को बच्चे को नहीं डांटना चाहिए, बच्चे को नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि ये बोलना चाहिए कोई बात नहीं बेटा, आपके पिछले मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए थे तो डेफिनेटली इस बार बढ़ेंगे, आपको और अच्छे से मेहनत करनी है। हो सकता है टीचर ने पेपर टफ बनाया हो, ठीक, हो सकता है जैसे मॉक टेस्ट, कोचिंग के मॉक टेस्ट में होता है आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है पेपर ही आउट ऑफ एनसीईआरटी बना दिया हो टीचर ने, मोस्टली कोचिंग्स में तो ऐसा ही होता है, और इसी वजह से बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। और ये होता नहीं है, ये बाय चांस नहीं होता, कोचिंग वाले जानबूझ के करते हैं। अभी देखना, बहुत सारी कोचिंग ऐसी होगी जो मेजर टेस्ट में आपसे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछेंगे, इलॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछेंगे, टफ क्वेश्चन पूछेंगे, लेंथी क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि बच्चे के मार्क्स कम हो जाएं। और बच्चे के मार्क्स कम होंगे तभी तो बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होगा, और जब बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होगा तभी तो वो पेपर में फेल होगा, और पेपर में फेल होगा तो वो ड्रॉप करेगा तो हमारे 1 लाख बच्चे, हमारे 1.5 लाख बच्चे, पूरे इंडिया में 2 लाख बच्चे, तो फिर ये कहानी आपको सुनने को मिलेगी, हमारी कोचिंग में आओ क्योंकि हमारे पास ड्रॉपर ज्यादा है। उन ड्रॉपर से ही आपको मोटिवेट किया जाता है अपनी कोचिंग में बुलाने के लिए, कोचिंग का सच है, मैं अभी बता रहा हूं, पेरेंट्स को भी बच्चों को भी। तो कोचिंग के मॉक टेस्ट में आपको ध्यान रखना है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, टफ, लेंथी, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहा है, उसके कारण मार्क्स अगर घट रहा है तो ना तो बच्चे को घबराना, ना पेरेंट्स को इसकी टेंशन लेनी है, बल्कि पेशेंस के साथ काम लेना है। बच्चे को क्या करना है, भाई मार्क्स कम आए हैं कोई बात नहीं, क्यों कम आए हैं ये इंपॉर्टेंट है। मार्क्स कम आए हैं इस बात की टेंशन कभी मत लेना, मार्क्स कम क्यों आए हैं इस बात की टेंशन हमेशा लेना, क्योंकि यही आपको मार्क्स कम होने की जड़ तक पहुंचाएगा कि इसका रीजन क्या है। जैसे क्या हो सकता है भाई आपने मिस्टेक ज्यादा कर दी हो, सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ के आए, या आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर आ गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो पहले रीजन जानो क्या है। अगर रीजन ऐसा है कि जिसके लिए कोचिंग रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कोचिंग ही होती है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछते हैं, टफ लेंथी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना। और अगर आपको लगता नहीं यार टेस्ट तो ठीक था, आपकी कमी की वजह से हुआ है, तो आपकी कमी क्या है उसका एनालिसिस करो, उन मिस्टेक्स को लिखो पेपर पे, उन मिस्टेक्स का एनालिसिस करो और अच्छे से उनको बार बार रिवाइज करो, जैसा कि मैंने बेस्ट 5 वाली वीडियो में आपको बताया है। तो मैं पेरेंट्स से, गार्जियन से, बच्चों के फ्रेंड से, या इवन उन टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चों को कम मार्क्स आने पे डिमोरलाइज करते हैं, उनको ये बोलते हैं कि कोचिंग के टेस्ट में कम मार्क्स आएगा तो नीट एग्जाम क्वालिफाई ना होगा, आप प्लीज ऐसा ना करें। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी टीचिंग लाइफ में ऐसे देखे हैं जिनके कोचिंग के टेस्ट में 300-400 मार्क्स आ रहा है और वो अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करे जा रहे हैं, वो एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, वो अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस कर रहे हैं और वो इजीली नीट एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। और इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल हर साल मैं बच्चों को देता हूं, आदित्य राकेश, जिसने दिल्ली से भी कोचिंग किया, कोटा की कोचिंग में भी पढ़ाई की, लेकिन कभी भी कोचिंग में 400 से ज्यादा मार्क्स नहीं आए। लेकिन जब नीट एग्जाम हुआ तो उनका स्कोर आया था 520 और ईयर था 2016 का, 520 पे उनको दिल्ली कोटा से मिल गया यूसीएमएस कॉलेज, जो हमारे इंडिया का टॉप 5 कॉलेज में आता है। वहां से एमबीबीएस करके अब वो एमडी कर रहा है। तो कोई भी एवरेज बच्चा है जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, वो घबराए ना, उसको कोई डांटे ना, वो फोकस करे अपनी मिस्टेक का एनालिसिस करने पे, अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव करने पे, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पे, अपनी एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करने पे। अगर आप इन चीजों पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आप अच्छे स्कोर, अच्छे रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है और इवन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, कम मार्क्स आने में घबराओ मत। आप ये मत सोचो कि मार्क्स कम आए हैं, आप ये सोचो कि कमी कहां रह गई है और उस कमी पे अपने को काम करना है। और कभी अगर आपको लगता है कि आपकी कोचिंग में
जो टेस्ट होता है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, वो नीट पैटर्न का नहीं है, उसमें टफ क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए हमने बीट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, बीट भी है, बीट 2.0 भी है। तो अब बीट 2.0 आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, इसका टाइम टेबल आपके लिए सही रहेगा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें टोटल आपको 40 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 19 आपके यूनिट वाइज टेस्ट है जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपके 7 रिवीजन टेस्ट है, 4 क्लास वाइज टेस्ट है और 10 मेजर टेस्ट है। और इन सब के एक्सप्लेनेशन भी हमने बीवाइज ऐप पे प्रोवाइड कर रखे हैं। जो बच्चा ऑफलाइन करना चाहता है वो ऑफलाइन भी कर सकता है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि कोई और मॉक टेस्ट की प्रॉब्लम आपको आती है, जैसे बच्चों ने मेरे साथ डिस्कस की, तो मैंने एक बढ़िया वीडियो इस पे बनाया, काफी मेहनत से वीडियो बनाया है, आपने देखा, आपको भी पसंद आएगा, आप भी इसको शेयर करना। और वीडियो के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मेरे को बात करके बता सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं और आप इन वीडियो को फॉलो करते हुए अपना स्कोर इंप्रूव करें, अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं, एक अच्छा डॉक्टर बनकर हमारे देश की, समाज की, गरीबों की भलाई के लिए काम करें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।